मीनू बहुत शक्की थी और अपने पति सुवीर पर अक्सर शक करती रहती थी। उसका यही शक एक दिन दोनों में अलगाव की वजह बन गया। उस दिन कोर्ट में आखिरी पेशी थी। उस दिन अदालत में सुवीर से तलाक के लिए चल रहे मुकदमे की आखिरी पेशी थी। सुबह से ही मेरा मन ना जाने क्यों बहुत घबराया हुआ था। इतना समय बीत गया था पर थोड़ी छटपटाहट और खींच के अलावा मेरा दिल इतना बेचैन कभी नहीं हुआ था। शायद इसकी वजह यह थी कि उसके ठीक 8 दिन के बाद ही दिवाली थी। किसी को तो शायद याद भी ना हो पर मुझे खूब याद था कि 4 साल पहले दिवाली से 8 दिन पहले ही सुवीर ने रूठकर मैं मायके चली आई थी। क्या पता था कि जिस दिन मैं ससुराल की देहरी छोड़ूंगी ठीक उसी दिन मेरे और सुवीर के तलाक के मुकदमे का फैसला होगा। सुवीर से बिछड़े हुए मुझे पूरे 4 वर्ष हो चुके थे। साल के और दिन तो जैसे तैसे कट जाते थे परंतु दिवाली आते ही मेरे लिए वक्त जैसे रुक सा जाता था। रुलाई फुट फुट पड़ती थी। जब सब लोग खुशी और उमंग में डूबे होते तो मैं अपने ही खींचे दायरे में कैद होकर छटपटाती रहती। यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं कि सुवीर से बिछुड़कर यह सारा वक्त मैंने अजीब घुटन सी महसूस करते हुए काटा था। इसके बावजूद सुवीर से तलाक की अर्जी मैं किस निर्भीकता और ज़िद में दे आई थी, इस पर मुझे अभी भी अक्सर आश्चर्य होता रहता है। शायद उस वक्त मैंने सोचा था कि सुवीर तलाक की अर्जी पर अदालत का नोटिस मिलते ही कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचने के लिए अपनी गलती महसूस कर मुझे स्वयं आकर मना कर ले जाएंगे, पर यह मेरी भूल थी। मुकदमे की पहली ही पेशी में सुवीर ने अपने जवाब में तलाक का विरोध न करके अदालत से उन्होंने आपसी सहमति वाले तलाक के प्रावधान पर मेरे वकील से कहने पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। मेरे आवेदन को स्वीकार कर लेने का अनुरोध किया था। सुवीर के इस अप्रत्याशित रवैये से मेरे मन को बड़ा धक्का लगा था। मेरा मन खाली खाली सा हो गया था। अपने जीवन के अकेले बोझिल और बासी क्षणों पर मैं कभी कभी बेहद खींच उठती थी। मन में अक्सर यह विचार आता था, यदि ज़िंदगी का सफ़र यूं ही अकेले तय करना था तो शादी ही क्यों की मैंने, और फिर जब कर ही ली थी तो घर भर के कहे अनुसार एक बार लौटकर मुझे सुवीर के पास जाना जरूर चाहिए था। क्या पता मुझे चिढ़ाने के लिए ही सुवीर उस लड़की के साथ घूमते रहे हों। अब तक जितनी भी पेशियां हुई थी उनमें सुवीर मुझे बेहद उदास और टूटे हुए से दिखाई दिए थे। उन्होंने कभी अपने मुंह से वकील को कुछ नहीं कहा था, बस हर बार नज़रें मिलाकर और फिर झुकाकर यही कहते रहे थे, जैसा इन्हें मंजूर हो। मुझे भी मंजूर है। जज हर बार मामले को 5-6 महीने के लिए टाल रहे थे, शायद इसलिए कि वे भाग गए थे कि यह आपका सिर्फ ईगो है। कभी कभी पेशियों से लौटकर मैं कितनी अनमनी हो जाती थी। सोचती, क्या सुवीर नहीं चाहते कि मैं उनसे अलग हो जाऊं? क्या सुवीर का उस लड़की से सचमुच ही कोई संबंध नहीं है? क्या सुवीर अभी भी मुझे प्यार करते हैं या यह सब नाटकबाजी है? बस यही आकर मैं हार जाती थी। पता नहीं क्यों मुझे लगता सुवीर नाटक कर रहे हैं। असल में वह खुद ही मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं और मैं सिर झटक कर सभी विचारों से मुक्ति पा लेती थी। चांदी की तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। मुझे ऐसा घर मिला था, मैं फूली न समाती थी। सुवीर अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। उनकी 2 बहनें थीं जिसकी शादियां हो चुकी थी। सास ससुर साथ में ही रहते थे और वे भी मुझे खूब प्यार करते थे। सुवीर का प्यार पाकर तो मैं सब कुछ भूल गई थी। मैंने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया था, जहां मैं शादी से पहले ही से ही पढ़ाती थी। सुवीर एक फैक्ट्री में प्रबंधन के पद पर थे। हर शाम को उनके लौटने तक मैं उनकी पसंद की कोई चीज़ बनाया करती थी और सुंदर कपड़े पहनकर दरवाजे पर ही उनका स्वागत किया करती थी। शाम की चाय हम इकट्ठे पीकर अक्सर घूमने निकल जाया करते थे। कभी 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 कहीं। वैसे मेरी सास भी बहुत उदार दिल की थी। हम न जाते तो वे सुवीर से कहती, बहू सारा दिन काम करके आई है, उब गई होगी, तू भी उब गया होगा, जा कहीं इसे घुमा ला। बेटा फिर यही दिन तो घूमने फिरने के हैं। एक बार बच्चों और गृहस्थी के जंजाल में फंसोगे तो फिर चिंता ही चिंता
और हम रोज़ ही शाम को बातें करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए, यह हमें ध्यान ही नहीं रहता था। जब कुछ खा पी कर घर लौटने लगते तब कहीं रास्ते की दूरी का एहसास होता था। इसी तरह शादी हुए 8 महीने गुजर गए थे। एक दिन सुवीर की छुट्टी थी। हम पिकनिक मनाने के उद्देश्य से स्थानीय बाग गए थे। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। घूम फिर कर जब हम एक जगह चादर बिछाकर बैठ गए थे, हमने सस्ते में एक जगह से खाना पैक करा लिया था। खाने पीने की चीज़ें निकालने में व्यस्त हो गई थी और फिर सिर नीचा किए किए ही मैं सुवीर से पूछा, खाना निकालूं? सुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने ही विचारों में गुनगुनाते मैंने यही सवाल दोबारा किया, पर जवाब फिर नदारद था। अचानक मैंने सिर उठाकर देखा तो सुवीर एक बेहद सुंदर युवती को घूर घूर कर देख रहे थे और वह दबंग युवती भी सुवीर को बिना मेरी परवाह किए आंखों में आंखें डालकर देखे जा रही थी। मेरा मन नारी सुलभ ईर्ष्या से जल उठा। लाख सुंदर सही, पर मेरे होते हुए सुवीर का इस तरह उसे देखना मुझे फूटी आंख नहीं भाया। जी तो किया कि उसी समय उस लड़की का मुंह अपने लंबे नाखूनों से नोच लूं, पर फिर न जाने क्या सोचकर मैंने गुस्से में भरकर सुवीर को झचकोर दिया। मेरे हिलाने से सुवीर मानो सम्मोहन की दुनिया से लौट आए थे। उधर वह युवती भी अचकचा कर चलती बनी थी, पर मैंने सुवीर को खूब आड़े हाथों लिया। क्यों? ऐसी क्या खास बात थी उसमें जो भूखे शेर की तरह उसे घूर रहे थे? शर्म नहीं आती लड़कियों को इस तरह देखते हुए? बताओ, आखिर क्या देख रहे थे? क्या कोई पुरानी जान पहचान है? इधर मैं तो गुस्से में आग बबूला हुई जा रही थी और उधर सुवीर अभी भी खोए खोए से थे, सिर्फ हाँ हूँ कर रहे थे। आंखों की पुतलियाँ भले ही उस लड़की को नहीं देख पा रही थी, परंतु उनमें नाचती तस्वीर और आंखों का बावरापन साफ बता रहा था कि सुवीर अभी भी उसी के ख्यालों में डूबे बैठे हैं। खिसिया कर मैंने जोर से सुवीर को फिर झचकोरा तो एक बार फिर हाँ कहकर उसी ओर देखने लगे जिधर वह युवती गई थी। मारे गुस्से के मैं पैर पटकती उठ खड़ी हुई और अकेले ही सारा सामान सुवीर के भरोसे छोड़कर ऑटो करके घर चल दी। सास ने मुझे देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। बोली, सुवीर कहाँ है? क्या अकेली आई हो? सामान कहाँ है? न जाने वे क्या क्या पूछती रही। मैंने आंखों से उमड़ते सैलाब को रोक कर कहा, आए तो उन्हीं से पूछिएगा। मैंने फटाक से कमरे का दरवाज़ा बंद करके पलंग पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। सुवीर का बावरापन याद आते ही मुझे लगा कि जरूर इन दोनों में कोई गहरी साठगांठ है और कोई बात मुझसे छिपाई गई है। बगैर जान पहचान के कोई भी लड़की इस तरह गैर मर्द को नहीं देख सकती। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या पता साथ पढ़ती रही हो, क्या पता सुवीर की प्रेमिका हो और शादी के बाद भी वह उनसे प्यार करते हों। हो सकता है रखैली हो। अंधेरे भविष्य के काले बादल मेरी आंखों के आगे गरजते घुमड़ते रहे और मेरी आंख बरसती रही। करीब 2 घंटे बाद जब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो मेरी निंद्रा टूटी। उठकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सामने सुवीर खड़े थे और उनके बाल बिखरे हुए थे। जी तो हुआ कि उन्हें बाहर ही रहने दूं और एक टके से दरवाज़ा बंद कर दूं, पर तभी सुवीर कमरे में आ गए थे और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया हो गया और वह कहीं चली गई, बिना मिले बिना कुछ कहे ही। मैं कितनी रातें तड़पा, कितनी रातें मैंने जाग जाग कर काटी, यह मैं ही जानता हूँ। जी तो चाहता था कि आत्महत्या कर लूँ, पर माँ बाप का ख्याल करके रह गया। मुझे हर वक्त लगता जैसे उसके बिना मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई है। सोचा था कभी शादी नहीं करूँगा, जब वह मिलेगी तभी करूँगा, पर माँ बाप ने शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो इतनी रट लगाई कि मैं चुप लगा गया। और फिर मैंने सोचा जब मैं लड़की को पसंद ही नहीं करूँगा तो कैसे शादी होगी। पर तभी तुम पसंद आ गई। तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी, कामकाजी और सुंदर लड़की के साथ मैं फिर से जीवन शुरू कर सकूँगा। और वास्तव में तुमने मेरे बिखरे जीवन को समेट लिया।
मेरे घाव भर दिए। शादी के बाद मैं तुम्हें बताना भी चाहता था कि पर यही सोच कर नहीं बताया कि इससे शायद तुम्हें दुख होगा, जीवन में व्यर्थ ही कड़वाहट आ जाएगी, सो टाल गया। और आज अचानक उसे देखकर और सुवीर मानो इतना ही कहकर हल्के हो गए थे। वाक्य अधूरा छोड़कर पलंग पर बैठकर यूँ जूते खोलने लगे जैसे मैंने उनकी बात पर विश्वास कर लिया हो। सुवीर के एक ही सांस में बिना रुके इतना कुछ कह जाने की मुझे आशा नहीं थी। उसकी शक्ल देखकर उनकी बात पर विश्वास कर लेना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मुझे अभिमानिनी के दिल के एक पक्ष में धीमे से मुझसे कहा कि सब बकवास है। 2 घंटे में सुवीर कोई कहानी गढ़ लाए हैं और तुझे भोली समझकर ठग रहे हैं। यदि इतनी बात थी तो सवाल पर ही मुझे हाथ पकड़कर रोक क्यों नहीं लिया, वहीं सारी दास्तां क्यों नहीं सुना दी। और पता नहीं कैसे मेरे मुंह से यह विष भरा वाक्य निकल गया। ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं, ऐसी कई कहानियाँ मैंने सुन रखी हैं। मेरे यह कहते ही सुवीर मुझे घूरकर फिर से जूते पहनकर कमरे से बाहर चले गए थे। उस पूरी रात ना सुवीर मुझसे बोले और ना मैं, बस अनकहे शब्द हम दोनों के बीच तैरते रहे। मुझे लगा था सुवीर अभी हाथ बढ़ाकर मुझे अपने पास बुला लेंगे और मुझे मनाकर ही छोड़ेंगे, पर जैसे ही सुवीर ने खर्राटे लेने शुरू किए तो मेरा गुस्सा और भी भड़क उठा। यह भी कोई बात हुई? फिर से बातों का क्रम जोड़कर मुझे मना तो सकते थे, या अपनी एक तरफा प्रेम कथा की सच्चाई का कोई सबूत तो दे सकते थे, मगर नहीं। सुवीर को अकेले सोते देखकर मेरा विद्रोह भावुक मन तरह तरह की कुलाचे भरने लगा। पूरी रात आंखों में ही कट गई। सुबह कहीं जाकर आंख लगी तो बड़ी देर बाद नींद खुली। सुवीर फैक्ट्री जा चुके थे। मन के कोने में फिर कोचा, देखा तेरी जरा भी परवाह नहीं, रात को भी नहीं मनाया और अब भी मिलकर नहीं गए। मन तो वैसे ही खिन्न हो रहा था। देर से सोने और धूप चढ़े उठने की वजह से सिर भी भारी हो गया था। रोज़ शाम के 5 बजे स्थान पर रात के 9 बजे आए और बजाय देर से आने का कोई बहाना बनाने या कुछ कहने के वे सीधे अपने कमरे में चले गए और पलंग पर लेट गए। उनकी लाल लाल आंखों ने मुझे भयभीत कर दिया और मेरा ठक सब ठीक निकला। वे पी कर आए थे। पहले कभी उन्होंने पी थी मुझे मालूम नहीं। हमारे दोस्त उन्हें हमेशा कहते, पर वे कभी हाथ नहीं लगाते थे। सुवीर के माँ बाप भी परेशान थे और मैं तो थी ही। एक ही दिन में मेरी दुनिया इस तरह बदल जाएगी, इसका मुझे कभी ख्याल भी ना आया था। मैं कुछ कहने के लिए भूमिका बांध ही रही थी कि सुवीर के खर्राटे की आवाज़ आने लगी। मेरी रुलाई फूट फूट कर वह निकली। दिन भर के उपवास और मौन ने मुझे तोड़ दिया। मैं भागकर दरवाजे पर खड़ी सास के गले जा लगी और खूब रोई। सास ने इतना ही कहा, मेरे बेटी की खुशी में ही सारे घर की खुशी है। हाँ, इस बात का ख्याल रखना। सुवीर बेहद जिद्दी है, उसे प्यार से ही जीता जा सकता है और किसी चीज़ से नहीं। और यह कहकर उन्होंने जबरन मुझे अपने कंधे से अलग कर दिया। मैं कंधे से अलग होकर कुछ निश्चय करती हुई गुसलखाने में जाकर हाथ मुँह धो आई। सुवीर जूते समेत ही सो गए थे। उनके जूते मोजे खोले, टाई की गांठ खोली और चादर डालकर चुपचाप बिस्तर पर आकर न जाने कब सो गई। सुबह उठी तो सुवीर लगभग तैयार ही थे। मैं यंत्रवत उनके बचे हुए काम करती रही और उनके चलने समय बोली, शाम को वक्त पर घर आ जाना। सुनकर सुवीर मुझे कुछ देर देखते रहे, फिर चले गए। उनके जाने के बाद मुझे लगा कि मेरे कहने का ढंग प्रार्थना वाला न होकर आदेश वाला था और सुवीर वास्तव में ही शाम को वक्त पर नहीं लौटे। इंतज़ार करते करते मुझे लगने लगा कि ऊंची ऊंची दीवारों के बीच मैं कैद हूँ और ये दीवारें बेहद संकरी होकर मुझे दबा देगी। सुवीर पिछले दिन से भी ज़्यादा देर से लौटे, पीकर रात के 10 बजे और पिछले दिन की ही तरह बिस्तर पर जूतों समेत सो गए। मन किस कदर बिखर गया था। तब मैं माफ़ी मांगने के कितने कितने शब्द जाल दिन भर बुनती रहती और सुवीर थे कि बात भी करना पसंद नहीं कर रहे थे। मैं क्लास में भी ढंग से पढ़ा नहीं सकी और बेमतलब में 1-2 स्टूडेंट को डांट दिया। मैं सोचा
करती यदि उस लड़की को उसके चले जाने के कारण वे पहले नहीं पा सके तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। ऊपर से शराब पीकर और नज़ारे पेश कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि अभी भी उसी को चाहते हैं और यदि मैं चली जाऊँ तो उसी को लाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करेंगे। अचानक लगने लगा कि हमारा संबंध बहुत उथला है और इन चुकते जाते संबंधों को जोड़ने के लिए स्वयं को टुकड़ों में बांटने की आवश्यकता नहीं। सुवीर के रवैये ने मुझे निरपेक्ष बने रहने के लिए मजबूर कर दिया। मन के उसी कोने में फिर कहा, यदि उस लड़की को ये भुलाना ही चाहते हैं तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कदापि न करते। और फिर क्या पता फैक्ट्री के बाद का तमाम समय कहाँ बिताते हैं। मन की रिक्तता ने मेरी अजीब दशा कर दी थी। दिन भर मेरी ज़बान पर ताला जड़ा रहता और मन ही मन मेरे और सुवीर के बीच की खाई चौड़ी होती रहती।